डिलाइट आईएएस के इस उभरते मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा करंट अफेयर का एक इशू है। ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। बहुत टाइम से ये चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे। लेकिन हमारा डिस्कशन का जो मेन मुद्दा है वो हम भारत ईरान संबंधों को पढ़ लेंगे इस बहाने, ठीक है ना। क्योंकि ईरान में ये सब प्रोटेस्ट चल रहे हैं, थोड़ा सा इसका रीज़न तो देख ही लेंगे क्या चीज़ें हैं। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से नहीं भी बन सकता। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि एंटी हिजाब प्रोटेस्ट इस टाइम पे चल रहे थे, कौन से देश में थे या कहाँ पर थे, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना चाहिए। थोड़े से रीज़न देख लेंगे क्या हो रहा है, मुद्दा क्या है। लेकिन मेन हमारा फोकस रहेगा भारत ईरान के संबंध क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी समस्याएं या मुद्दे हैं और क्या कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर दोनों देश मिलकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सहयोग कर रहे हैं या करना चाहिए, ठीक है। इन सब मुद्दों को लेके पूरी गहराई के साथ चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से देखते हैं कि ये एंटी जो हिजाब प्रोटेस्ट हैं ये क्या मुद्दा है। देखिए, सबसे पहले इस महिला को देखिए आप, ये इनका नाम है महसा अमीनी, ठीक है। ये 22 वर्ष की थी, बिल्कुल यंग एज में थी। तो इनको ने वहाँ पर ईरान में हिजाब नियमों का उल्लंघन किया, ठीक है। मतलब ये हिजाब पहन के नहीं जा रही थी, तो उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और बताया ये जाता है कि हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उनको प्रताड़ित किया, ठीक है, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी। पहले वो कोमा में चली गई, ठीक है, बाद में उसकी मौत हो गई, ठीक है। पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई और रीज़न क्या था कि हिजाब उन्होंने नहीं पहना था, ठीक है। ये एक रीज़न था। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक बार यहाँ से देख लीजिए। फिर जब ये इनकी डेथ हो गई ना, तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो ईरान में सड़कों पर उतर आए और अपना विरोध दर्ज कराया, ठीक है। पूरी तरह से ईरान में फैल गया ये प्रोटेस्ट। आप देख ही रहे होंगे दिन बाई दिन किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। और अब ये जो प्रोटेस्ट है ये विश्व के अन्य देशों तक भी पहुंच गया है, ठीक है। इनकी वजह से हुआ क्योंकि इनको जो हिजाब पहनने ना पहनने पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और पुलिस हिरासत में इनकी मौत हो गई। गिरफ्तार क्यों किया, यहां पे समझो। देखिए, ईरान जो एक देश है ना, आपको पता होगा थोड़ा सा, यहां पर जो है शिया बहुल देश है ये, ठीक है। जो मुस्लिम जो संप्रदाय है वो ज़्यादा लोग यहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। तो ईरान में क्या है, ईरान में थोड़ा सा एक आप मान के चलिए कि सख्त कानून है किसको लेकर, जो मुस्लिम ड्रेस कोड होता है, ठीक है। महिलाओं पर आपको पता है शरिया में कुछ ड्रेस कोड लागू होता है, उसको लेकर ईरान में सख्त कानून है। आप सोचिए ना, इतनी सी गलती थी इनकी, सिर्फ इन्होंने हिजाब नहीं पहना था, इतनी सी इनकी गलती थी और इस वजह से कितना इनको झेलना पड़ा। मतलब कहीं ना कहीं पर इनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और यही सबसे बड़ा जो रीजन है वहां के लोगों का विरोध कर रहे हैं कि आपने सिर्फ इतने से कारण की वजह से आपने उनको प्रताड़ित किया और उनकी लगभग जान तक चली गई। मतलब ये किस तरह का कानून है और किस तरह की चीजें हैं। कहीं ना कहीं पर ईरान में इस चीज को लेकर वैश्विक स्तर पर ईरान की काफी आलोचना हुई है। ईरान के ये जो ड्रेस कोड है ना, इस कोड को लेकर काफी आलोचना हुई है। और अब विरोध प्रदर्शन किस चीज को लेकर है, एक तो इसके इंसाफ को लेकर है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, दूसरा कि आप थोड़ा महिलाओं को आजादी दें। महिलाओं को इस तरह से सख्ती से आप नहीं रख सकते, ठीक है। महिला उदारता, महिला स्वतंत्रता, इन सब चीजों की लेकर, इन अधिकारों को लेकर कहीं ना कहीं पर ईरान में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। और उसका जो डे बाय डे जो चीजें हैं वो उग्र होती जा रही हैं और ईरान की सरकार जो है उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर ईरान भी, सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। और उधर से जो प्रोटेस्टर हैं वो तो अपना कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं पर काफी विरोध जो है उन्होंने दर्ज करवाया है। ये मुद्दा हम लोगों ने करंट अफेयर का देख लिया। सबसे पहले आप ईरान की लोकेशन देखिए, यहां पर है ईरान, ठीक है। यहां देखेंगे तुर्कमेनिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। भारत के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है, याद रखिएगा, ठीक है। इधर से आप देखेंगे तो बहुत सारे देश हैं। देखिए, ये आप यहां पे ध्यान से देखिए, ये है कैस्पियन सागर, ठीक है, और ये है पर्शियन गल्फ, ठीक है। इसको बोलते हैं कैस्पियन सागर और इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में स्थित है कौन सा देश, ईरान। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से, क्योंकि इससे पहले पहले पूछ चुका है कि ब्लैक सीज के बीच में कौन सा देश स्थित है, तब तुर्की उसका आंसर था। तब आपको समझना चाहिए कि अगर इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो इसका भी थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। यहां से फिर आपको देखना चाहिए कि किस तरह से ये फारस की खाड़ी है और इधर आप देखेंगे तो ये आपको रेड सी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह थोड़ी सी लोकेशंस भी आप लोग साथ साथ देखते रहिए। अरबियन सी है, ठीक है, भारत इंडियन ओशन है, ये हमारा प्यारा भारत है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा भारत ईरान संबंधों को हम जल्दी से देख लेते हैं। देखिए,
1950 से जब भारत आज़ाद हुआ, जब को पता है कि आपको भारत में जो है संविधान लागू हुआ, उसके बाद से भारत ने कहीं ना कहीं पर, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं मैं कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। तो भारत जो है उस समय कहीं ना कहीं पर गुट निरपेक्षता की बात कर रहा था और थोड़ा सा यूएसएसआर के करीब था। और यूएसए के करीब कौन था? ईरान, क्योंकि उस समय जो ईरान में सरकार थी वो कहीं ना कहीं पर यूएसए के समर्थन में थी। ठीक है, अमेरिका का हिमायती था ईरान। तो इस काल में तो भारत और ईरान के बीच में जो ये दौर है ना, इसमें तो बहुत ज़्यादा संबंध विकसित नहीं हुए। लेकिन 1979 में आपको पता है कि ईरान में क्रांति आई थी। ठीक है, शाह शासन की समाप्ति हो गई और धार्मिक प्रमुखों की शक्ति के बढ़ने के साथ ईरान और अमेरिका के संबंधों में तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर तनाव बढ़ गया था। ठीक है, अमेरिका और ईरान और यूएसए के बीच में अब टकरार यहां पर शुरू होती है। ठीक है, ये टकरार कहीं ना कहीं पर भारत के लिए तो वैसे ही रहे संबंध, क्योंकि ईरान जो था कश्मीर के मुद्दे पर भारत की आलोचना करता था, तो भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध इस दौर में भी विकसित नहीं हुए। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से धीरे, लेकिन ये एक चीज चल रही थी कि ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति है, तो हम ईरान से तेल आयात कर रहे थे। ठीक है, हमें इतना चल रहा था, अन्य मामलों पर हम लोग न्यूट्रल थे। ठीक है, निष्पक्षता की नीति भारत चला रहा था, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि आप देखिए इराक और ईरान के बीच में जो लगभग 8 वर्षीय युद्ध रहा ना 1980 से 1988 के बीच में, भारत इसमें न्यूट्रल रहा। मतलब कोई भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया, निष्पक्ष रहा दोनों देशों, दोनों पक्षों की तरफ से। ठीक है, तो ये चीजें चली वहां पर 1990 तक। शीत युद्ध के बाद आपको पता है जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो हमारे पास क्या बचा? एक, ठीक है, यूएसएसआर तो कमजोर हो गया, सोवियत संघ, तो हमारा एक ही विषय में पावर निकल के आई, यूएसए। ठीक है, तो दोनों देशों को ये लगा कि देखिए कि कहीं ना कहीं पर अब यूएसए से रिश्ते तो दोनों ही देशों के अच्छे नहीं है, ना भारत के अच्छे थे ना ईरान के अच्छे चल रहे थे। तो दोनों ने सोचा कि देखो, भारत ने सोचा कि देखो मुझे ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करनी है, तो ऐसी स्थिति में नए साथियों की तलाश थी। उधर ईरान ने सोचा कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को थोड़ा सा हमें बैलेंस करने के लिए हमें भी कोई साथी चाहिए, तो भारत से बेहतरीन उनको कोई नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं पर इस दौरान में प्रगाढ़ता जो है रिश्तों में बढ़ी, और ये जो दशक माना जाता है 1993 से 2003 का भारत ईरान संबंधों में स्वर्ण दशक, मतलब गोल्डन टाइम पीरियड था ये भारत और ईरान संबंधों में। अब आगे देखते हैं जल्दी से, दोनों देशों के लिए आप स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखिए। देखिए रणनीतिक महत्व क्या है भारत के लिए, क्या है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि मैंने बताया कि फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित एक रणनीतिक क्षेत्र है ईरान। ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक एरिया है कि नहीं है? आप बताइए खुद। पाकिस्तान को लेकर हम चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, अफगानिस्तान के मुद्दे को हम वहां से चला सकते हैं, इवन यूएसए को लेकर कई मामलों में हम थोड़ा सा दबाव क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर ईरान, चीन को लेकर भी हम लोग बात करेंगे, किस तरह से ईरान जो है वो चीन के पक्ष में जा रहा है। भारत स्लो था यूएसए के दबाव के चलते, तो ईरान कहीं ना कहीं पर चीन के पाले की तरफ झुकता हुआ नजर आया। तो ऐसी स्थिति में रणनीतिक भूमिका तो ईरान की देखो है भारत के लिए। आगे देखते हैं, दूसरा ये देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक संपर्क है तो वैकल्पिक मार्ग। देखिए पाकिस्तान आपको पता है ना, हमें रास्ते में दिक्कत करता है, मतलब स्थल मार्ग जो हुआ है वो पाकिस्तान हमें उपलब्ध नहीं करवाता है। तो हमारे लिए ये एक रास्ता बनता है कि हम ईरान के थ्रू, आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं कि यहां से हम होकर ये पाकिस्तान को हम दरकिनार करके सीधा ईरान की तरफ से हम कहां चले जाएं? मध्य एशियाई देशों तक, ठीक है ना, इवन यूरोप तक। तो ये हम एक रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए, एक चीज ये है कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, विश्व में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडारों में एक भंडार कहां पर है? ईरान में। तो वो उस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ईरान के लिए भारत क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, ईरान के लिए भारत की रणनीतिक स्थिति, सबसे पहले तो ये देखिए कि दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत, ठीक है, और एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप यहां पर भी देखेंगे कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसी स्थिति में जनसांख्यिकीय लाभ, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका बेनिफिट भी ईरान को मिल सकता है। दूसरा, एक बहुत बड़ा बाजार नहीं हुआ क्या? ठीक है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। इस चीज को लेकर चाहे सऊदी अरब हो, ईरान हो, कोई भी देश भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। ठीक है, अपना तेल का एक बड़े बाजार के रूप में भारत को वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, भौगोलिक दूरी ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं पर दोनों देश एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब आप यहां से देखिए कि दोनों देशों के बीच में हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देख ली। अब इश्यूज क्या हैं, दोनों देशों में मुद्दे कहां पर हैं, यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। यहां से देखिए, ईरान परमाणु समझौते का निरसन हुआ, किसने किया? ट्रंप ने। आपको पता होगा, जल्दी से यहां पे बता देता हूं। देखो ओबामा काल में क्या था, ओबामा काल में JCPOA हुआ,
ये क्या है? जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, इस वर्ड को याद कर दीजिए क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार पूछ चुका है। ठीक है, तो दोबारा रिपीट हो जाए तो कुछ पता नहीं है, तो इस टर्म को याद रखिएगा। जॉइंट लिख देता हूं मैं यहां पर, कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, ये समझौता ईरान और कहीं ना कहीं पर P5 जो 5 स्थायी सदस्य हैं और +1 के बीच में, ये जर्मनी है। ठीक है, कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 कौन है, तो ये जर्मनी है। इन देशों के बीच में और इधर ईरान, इन देशों के बीच में ये समझौता था। ये समझौता क्या था? देखिए, ईरान को अमेरिका चाहता है, देखो पहले भारत के साथ करता था ना अमेरिका, क्या करता था कि परमाणु हथियार भारत हासिल ना करे, तो भारत ने तो हासिल कर लिए। अब वही चीज वो ईरान पे चाहता है कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार हासिल ना करे। तो इस समझौते के तहत इन्होंने क्या, ये लगभग 2015 में ये समझौता हुआ। इसके तहत ये चीजें की गई कि आप ईरान पे ऊपर थोड़ी रोक लगाएगी, किस चीज को लेकर, कि आप ज्यादा यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब आप परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। इसके लिए फिर ईरान एग्री भी हुआ। तो कहीं ना कहीं पर ईरान पर जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे थे यूएन की तरफ से, वो उनसे ढील दी गई। ईरान को ढील दी गई। ईरान को भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं पर उसकी इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, तो उसने वो इस चीज के लिए एग्री हो गया। अब ये अच्छा समझौता था। लेकिन जैसे ही ट्रंप आया, अब ट्रंप आपको पता है अमेरिका फर्स्ट की बात करते थे, उन्होंने कहा कि ये सख्त नहीं है, ये जो हमने किया है ना इसको, क्योंकि ओबामा ने किया था ये, तो उन्होंने बोला हम इसको और ज्यादा सख्त करेंगे और ईरान को और झुकाएंगे। तो इससे ईरान चिढ़ गया। तो उसको लगा कि ये क्या चीज़ है, आप ही तो पहले एग्री हुए थे, अब आप में सत्ता परिवर्तित हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमारे साथ इस तरह से करेंगे। तो ट्रंप ने बहुत कोशिश की ईरान को दबाने की, लेकिन असलियत बात ये है कि ईरान को वो झुका नहीं पाया। ईरान में कहीं ना कहीं पर इस चीज़ को लेकर वो सख्त प्रतिबंध लगाए, लेकिन इससे ईरान जो है कोई फर्क ईरान को पड़ा नहीं, क्योंकि ईरान सपोर्ट लेता रहा किससे? चीन से। ईरान सपोर्ट लेता रहा किससे? रूस से। तो ये चीज कहीं ना कहीं पर आज रूस को दिक्कत है, तो रूस किसका सपोर्ट ले रहा है? ईरान का, चीन का। तो एक आपस में ये जो गुट है, इन देशों ने एक दूसरे की मदद की। तो इससे जो अमेरिका के प्रतिबंध थे उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब बात चल रही है कि जब से बाइडन आए हैं, कई दौर की वार्ताएं हुई हैं कि JCPO जो दोबारा से इस ये जो समझौता है, दोबारा से इसको रिन्यू किया जाए और चीजें बेटर की जाएं। अब यहां पे आप समझिए, ये समझौता जब निरस्त हुआ, जब ट्रंप ने इससे पीछे हट गए वो अमेरिका से, उसके दृष्टिकोण से तेल का आयात बंद हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हुई, है ना। अब यहां पे देखिए हुआ क्या कि यूएसए ने, जब ये ट्रंप ने ये चीजें की ना, JCPO से बाहर आ गए, तो उन्होंने भारत को बोला कि अब आप तेल नहीं खरीदेंगे। ठीक है, मतलब प्रतिबंध लगा दिए। वैसे भी अब तेल नहीं चल पा रहा, तो आपको पता है अमेरिका के प्रतिबंध बैंकिंग के मामले में काफी ज्यादा सख्त होते हैं। तो भारत पे एक तो दबाव बना, लेकिन भारत ने पूरी तरह से तेल बंद नहीं किया, मतलब तेल आयात जो है वो पूरी तरह से बंद नहीं किया। और हमने बोला भी था कि देखिए, हम हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, आपके कहने पे हम कुछ नहीं करेंगे। ईरान हमारा पुराना देश है, मतलब एक कहीं ना कहीं पर ईरान के साथ हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, हम इस तरह से उसको खराब नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं पर उसके दबाव में चल पे ना भारत ने तेल आयात काफी हद तक कम हो गया था। ठीक है, एक तो मुद्दा ये है। दूसरा, और ये चीज ना ईरान को अच्छी नहीं लगी थी कि आप यूएसए के कहने पर हमारे साथ इस तरह से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे ईरान हमसे भी चिढ़ा था। और उसका नतीजा ये हुआ कि चाबहार पोर्ट जो हम बना रहे हैं ईरान में, उससे ईरान ने एक जो वहां पर रेल मार्ग बनाना था इस चीज को लेकर, उससे ईरान ने वहां भारत को बाहर कर दिया और खुद ही वो रेल मार्ग बनाने का, क्योंकि भारत कुछ काम ही नहीं कर रहा था उस पर यूएसए के प्रतिबंधों के चलते, तो ईरान ने कहीं ना कहीं पर खुद से ही उसको बनाने का निर्णय किया। ये भारत की कूटनीतिक हार के तौर पर इसको स्वीकार किया गया था, आपने सुना होगा उस समय में। ठीक है, दूसरा आप देखिए, भारत इजराइल के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है और ईरान के चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। जबकि अभी मैंने बताया ना कि 25 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए ईरान ने चीन के साथ। क्योंकि देखिए, मैंने बताया ना कि जिस टाइम में भारत यूएसए के साथ क्लोज हो रहा था ना, तो ईरान ने चीन का सपोर्ट लिया और इतने सालों के लिए एक रणनीतिक, मतलब आप सोचिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है चीन के साथ। चीन काफी ज्यादा, बहुत बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने वाला है ईरान में। तो ईरान जो है वो चीन की तरफ ज्यादा झुकता हुआ दिख रहा है, तो भारत के लिए भी एक चिंता का सबब ये है। दूसरा आप ये देखिए कि ईरान के समर्थक, मैंने एक बोला था कि एक प्रॉक्सी ग्रुप है हूती समुदाय। ठीक है, ये जो हूती विद्रोहीज हैं, ये सऊदी अरब और यूएई के मतलब पर ड्रोन हमलों में संलग्न है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था
कि जो हौती विद्रोही हैं ये सऊदी अरब पर अटैक करते हैं, यूएई पर अटैक करते हैं, तो इस चीज़ को लेकर, और ये सपोर्ट किसका है, इसको ईरान का सपोर्ट है। तो भारत के इन दोनों देशों से, किससे, सऊदी अरब से और यूएई से बेहतरीन रिश्ते हैं। तो कई बार इस मामले में हमें बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम किसका पक्ष लें। तीसरा, इसके बाद आप देखिए कि जब भारत ने अनुच्छेद 370 हटाया ना, तो ईरान की ओर से कड़े बयान दिए गए, और उसका मैं सिंगल कारण अगर आपको बताऊं तो भारत ने जो तेल आयात कम किया था ना यूएसए के दबाव में, इससे ईरान बहुत ज्यादा चिढ़ गया था। ठीक है, तो भारत कहीं ना कहीं पर पूरी तरह से रणनीतिक स्वायत्तता का पालन यहां पर नहीं कर पाया। जल्दी से देखते हैं, थोड़ी सी वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है। सहयोग के क्षेत्र कौन से हैं? एक तो चाबहार पोर्ट देखिए, यहां पर आप देखिए ये है गवादर पोर्ट, और यहाँ पर है चाबहार, बिल्कुल इसके बगल में ही है। ये गवादर पोर्ट को विकसित करने वाले चीन और पाकिस्तान हैं। तो भारत ने इसका विकल्प, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था 2017 में कि जो चाबहार पोर्ट भारत सरकार बना रही है या भारत प्रयास कर रहा है, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा, ऑप्शन ये था कि हम पाकिस्तान की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ना, यहाँ से हम सीधा यहाँ से चले जाएंगे, और यहाँ से हम मध्य एशिया में जा सकते हैं, यूरोप में जा सकते हैं, रूस तक जा सकते हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं पर ये इसकी रणनीतिक इसकी महत्ता है ना। तो चाबहार पोर्ट हम आपस में सहयोग करके बना रहे हैं, कुछ चल रहा है उस पर काम। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, इसके तो समझौता हुआ है भारत और ईरान के बीच में। गैस पाइपलाइन है, ठीक है, आईपीआई आप समझोगे, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया, भारत, ये गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है, हालांकि ठंडे बस्ते में चल रहा है। जो एससीओ का है मंच है, शंघाई सहयोग संगठन का जो मंच है, इसमें भारत तो आपको पता है पूर्ण सदस्य है इसमें, लेकिन ईरान पर्यवेक्षक है, तो वहां पर ये आपस में सहयोग कर सकते हैं। भारत में शियाओं की दूसरी सबसे बड़ी आबादी निवास करती है, आप सोचिए कितनी बड़ी चीज है ये। तो सपोर्ट का देखो, सहयोग का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ना धार्मिक तौर पर। इधर से आप देखिए कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के दोनों विरुद्ध हैं, भारत और ईरान दोनों इसका विरोध करते हैं। तो इस मामले में आतंकवाद को लेकर भी दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं, आतंकवाद को काउंटर करने के लिए। तो ये तो सहयोग के क्षेत्र है। अब आपको देखना होगा, देखो सबसे बड़ी जो चीज है ना इन दोनों देशों के बीच में समझने की, वो ये है कि भारत और ईरान, इसमें एक रोल प्ले करता है कौन? यूएसए। ठीक है, इसकी वजह से कई बार हमें, क्योंकि यूएसए का कार्डसा एक्ट है, ठीक है, जो सख्त प्रतिबंध लगाता है किन किन देशों पर, ईरान पर, रूस पर, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया पर, इन सब देशों पर लगाता है। तो अगर आप इनसे ज़्यादा ट्रेड करेंगे, ज़्यादा रक्षा संबंध बनाएंगे या जो भी चीज़ें करेंगे, तो वो यूएसए उन पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये कार्डसा एक्ट है। अब इसके चलते में भारत के लिए बड़ी दिक्कत आ जाती है कि बैलेंस कैसे करे ईरान के साथ और यूएसए के साथ। यहाँ पर ये सबसे बड़ी चुनौती है भारत ईरान संबंधों में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझना है कि हम रणनीतिक स्वायत्तता भी रख पाएं। जून में 2022 में जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो भारत में आए थे, तो कहीं ना कहीं पर नई सरकार ईरान में आई है, तो उससे सहयोग के संबंध, जो नए एरियाज ढूंढे जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि भारत ईरान मिलकर थोड़ा सा अच्छे से काम करें, और भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता और संसाधनों की पूर्ति के लिए ईरान का सपोर्ट ले सकता है। और ईरान के साथ हम कहीं ना कहीं पर अन्य मामलों में, जैसे हम लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, ताकि अगर प्रतिबंध भी रहे तो ईरान को दिक्कत ज्यादा ना हो। ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत गहराई से समझ ली। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ वगैरह के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।